अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर जनाब शाहीन साहब भाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सलाम अलैकुम, आपको भी और सबको। सर, थोड़ा सा आजकल वैसे हालात तो काफ़ी ठंडे चल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं। अभी तो ज़्यादातर मामला जो है ये इंटरनल जो रिफ्ट है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी, पूरे या पाकिस्तान को, वो चल रही हैं। लेकिन हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मेरे ख्याल में उनको डिस्कस करना भी जो है ना टाइम ज़ाय करने के बराबर है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो खैर खैरियत से यूके पहुंच गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने बड़ा जुल्म सहा। और बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि वो अपनी फैमिली के साथ अब महफूज हैं। बिल्कुल ठीक है, वो पहुंच गए हैं, अब वो खैरियत से। हो सकता है उनको मौका मिले तो यहाँ आ जाए, अमेरिका आ जाए, उनको वेलकम करेंगे। अगर आ जाएंगे तो उनको खाना वाना भी खिलाएंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे। और ही इज ए रिस्पेक्टेड पर्सन, उनका बहुत उन्होंने काम किया है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई सर, इशू वो नहीं है। अब वो आ उन, जाए तो आ उन जाए, नहीं आए तो वही करे। उन्होंने मेरे ख्याल में काफ़ी बहुत ही सख्त हालात देखे हैं। आप देखें ना, आप जी 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 150 बिल्कुल। दिन के करीब उन्होंने उनको बेसिकली डंजन में डाल के रखा है उन्होंने। इतनी बिल्कुल सख्त तकालीफ से गुजरने के बाद और फिर उसके बाद भी, बाहर निकलने के बाद भी वो बेचारे भागते फिरते ही रहे हैं। अब जाके उन्होंने कहीं जाके सुकून का सांस लिया होगा, फैमिली के साथ बैठे होंगे। तो मेरे ख्याल में उनको जी अब जी जरा जी थोड़ा सा बिल्कुल। अकेला बल्कि छोड़ मैंने देना सुना चाहिए। था कि वो उन्होंने अपना अपना जो बाहर निकलने का जो बातचीत है, वो कहीं उन्होंने अपने वीलॉग में किसी के साथ इंटरव्यू में बताई भी है। जी और जी। काफी डिटेल्ड है वो, तो वो मेरे ख्याल से सही लगती है। और उन्होंने जो कुछ सफर किया है, तो वो उनको बाहर निकलना बिल्कुल ठीक था। ये लोग जो कहते हैं कि जी मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और इस पे क्रिटिसिज्म होता है, भाई जो कई कई दोस्तों का मैं सुन रहा था कि जी नहीं, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, और ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, आप अगर हिम्मत है तो बैठ बैठ सकते हैं। लेकिन जो आदमी इतना सफर कर चुका हो और उसको नजर आ रहा हो कि जी मेरे पीछे लोग लगे हैं, वो मुझे मार देंगे, तो उसका तो बिल्कुल राइट बनता है कि वो बाहर निकले और जाए, क्यों नहीं। तो बिल्कुल। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब उनको वो पहुंच गए एक सेफ जगह पे। और अमेरिका भी आए, लंदन में भी जाए, दुनिया भर में वो घूमे, क्यों नहीं, बात सर, करें जाके। इस फस्तायत के दौर में उनका जो है ना पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरा मेन स्ट्रीम बिल्कुल मीडिया है। एक तरफ खड़ा था और इमरान रियाज खान एक तरफ खड़ा था, जो कि सारी चीज, पूरा पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में जहां पे भी पाकिस्तानी थे वो इमरान रियाज खान से खबर लेते थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सर तो मैंने बिल्कुल ही तो बॉयकॉट कर दिया था। इतना बड़ा अकाउंट और इतनी बड़ी फॉलोइंग शायद इमरान खान खुद उसकी होगी, इतनी है। और पाकिस्तान में और इतने लोगों की कितनी होगी, लेकिन इसके हर वीलॉग पे 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, हर हर बातचीत पे इतने लोग आते हैं, ट्वीट पे इतने लाखों लोग आते हैं। तो ये तो मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर बिल्कुल है। बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और रहना और चाहिए, रहना चाहिए उनको बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, कई लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ही दे ऑल नीड टू लीव हिम अलोन। बहरहाल, हम बात को आगे लेके चलते हैं सर। इरफान। ये क्रिटिसाइज करने की कोई बात नहीं है सर। आप वट एवर द रीजन, आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सर, इरफान सिद्दीकी साहब ने बेसिकली क्या? खान साहब को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो है ना, तुम एनआरओ मांग लो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कहते हैं तहरीक अच्छा। इंसाफ वजीर आजम से कहे कि वो सदर से सिफारिश करें कि इनकी सजाएं माफ कर दी जाएं, तो शहबाज शरीफ सदर जरदारी से ये यार, कह सकते हैं। अच्छा चले, इसके वो कह अलावा इन सकते हैं, लोगों की लेकिन रिहाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी तो इनसे गुजारिश है कि ये पहले अपनी रिहाई का तो बंदोबस्त कर लें यार, ये फौजी जनता से भाई। Yeah. उनके नीचे खड़े लगे हुए हैं, पूरी पार्लियामेंट उन्होंने उनको दे दी है, पूरी अदालतों में हर जगह, हर जो वो कहते हैं कर रहे हैं। ये खुद उनके गुलाम बने हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कर सकते। और ये इमरान खान को, जिसके पीछे पूरा मुल्क लगा है, उसको रिहाई ये दिलाएंगे, यार क्या बातें करते हैं उनसे। हम्म। ये अपने आप को तो रिहा करने पहले उन फौजियों से जिन्होंने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है। और अब वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे बस घर के नौकर हैं, जो हुकूमत सरकार, जो हुकूमत सरकार, वो यही हो रहा है। हम्म। इन लोगों से क्या बात करनी है। पहले जो इमरान खान ने जो अच्छी बात की थी कि मैंने इन लोगों से कोई बात नहीं करते, मैंने उनसे बात करनी है जो फैसला कर सकते हैं। और वो अभी तक वही साबित हो रहा है, वही वो खड़ा है। हम्म। तो सर बेसिकली, क्या? यानी कि उन इरफान सिद्दीकी साहब के कहने का मकसद है कि ये इस तरीके से जो है ना उन्हें रास्ता मिल जाएगा कि जब वो इमरान खान साहब कहेंगे ना कि यार
सदर जरदारी जब माफी दे देंगे तो इन्हें रास्ता मिल जाएगा कि यार देखो हमने कोई गलत नहीं की थी, इन्होंने माफी मांग ली, चलो जी मामला रफा दफा करते हैं, लेट्स मूव ऑन। और इमरान खान इतना कुछ जेल भुगतने के बाद और इतने लोगों की कत्ल हो गए, कत्लेआम हो गए और जेल है, और वो अब इनसे माफी मांगे? यार कैसी बात करते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये। और करने दें उनको, अपने खुश हैं तो उसी में खुश रहे, चले। सर ये बलूचिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जी आज जी। भी हमारे जो है 18 फौजी बहुत। जहान जवान से शहीद हुए हैं। 18। 18 शहीद हुए हैं, 12 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और ये अब तो यानी कि ये रोज़ाना की रूटीन बनती जा रही है कि इस तरह के हमें खबरें आ रही होती हैं कि जी 5 हमारे फौजी मर गए, 10 हमारे फौजी मर गए। और ये सारी चीज़ें जो तेज़ हुई हैं ना, ये माशाल्लाह से हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात अजीबो गरीब बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में। सर वो काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए था। वो आईएसआई वो काम नहीं कर रही जो पहले करती थी, उन्हें करना चाहिए था। उनको पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि जी कौन से ग्रुप है, किधर है, पाकिस्तान आ गए हैं तो किधर है, क्या है। वो अटैक करके इनको मार देते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हमने इनके 10-15 मार, और वो 18 मारते हैं तो ये 12 मारते हैं। और ये कई दफा, और मुझे यकीन भी नहीं है कि इन्होंने 12 मारे। नहीं कह दिया भाई 12 मारे, अब कौन जाके बाद कब्रें देखेगा या पूछेगा या उनकी लाशें ढूंढेगा। इनके तो 18 मर गए, क्योंकि ये छुपा नहीं सकते। इन्होंने तो वापस ला के उनके फौजियों के घरों में देनी है वो उनकी लाशें। तो ये तो 18 को जब मानते हैं तो इसका मतलब है कि या तो आप लड़े नहीं, या आप 18 का जब मर गए तो भाग गए, और उनके आपने कह दिया 12 मर गए। वो 12 लाशें किधर है, दिखाएं यार, पेश करें इसको वीडियो। आजकल तो हर आदमी के पास कैमरा होता है, ले आए वीडियो, कितने 12 मरे हुए, किधर पड़े हैं वो, कौन लोग है वो। सर वो किसी की आपने आज तक देखी है कि एक सुबह एक जर्नल सी वो ना, उसकी शक्ल भी वो टीवी वाले जो है ना वो कर देते हैं, ब्लर। उस पे ब्लैकआउट कर देते हैं, हेज कर देते हैं। जमीन पे पड़ी हुई 2-4 लाशें जी, ये है बस। भाई बंदे का नाम बताओ, शक्ल दिखाओ, ये पता था किधर था, कहाँ था, कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो दो। आपके तो 18 मर गए, उनको आप जाकर सलूट करेंगे और कौमी तराने बजाएंगे और सारा कुछ करेंगे और पूरी कौम उस पर रोएगी गाएगी। ये जो इनको मारा है, इनकी भी तो कोई हमें बताओगे जी किसको मारा है आपने, ये नहीं मारा है। फ्रॉड अगर कर रहे हैं ये तो इसी तरह होता रहेगा। अगर ये फ्रॉड करेंगे तो वो आके इनके 20 मारेंगे, ये कह लेंगे हमने 10 मार दिए, चलो अगले दफा फिर इनके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब जाली का असली काम इनका ये है करने का, ये नहीं कर रहे। ये लगे हुए हर महीने को पकड़ो, उसको इधर से उठाओ, उसको बिठाओ उधर, जज को लगाओ इधर, इसके क्या काम में लगे हुए हैं सर ये। पता नहीं इनका दिमाग उलट गए हैं या 2-4 लोगों के दिमाग उलट गए और बाकी सब हैरान परेशान बैठे हैं कि क्या सर हमें क्या करना चाहिए। मैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनका जब मैं इनकी कुछ कोई खबर लग जाती है फौज के हवाले से या आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तो मैं जो गुस्सा देखता हूँ बच्चों का। आपको पता है 70% आबादी पाकिस्तान की 24 साल से कम है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं करते हैं पाकिस्तान में, यानी कि हालात इस तरह के, हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह का है, आबो हवा इस तरह की है। बिल्कुल लाहौर बिल्कुल। दुनिया का हाँ, आलूदा तरीन, लाइक बाय माइल्स आलूदा तरीन शहर है। आप वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं, आपकी तो एज कंटिन्यूअसली कम होती जाती है। तो मैं जब उनका बिल्कुल। गुस्सा देखता हूँ इन लोगों के हवाले से, हमारी फौज के हवाले से, हमारा इदारा है, नुकसान तो हमें ही हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार ये चीजें तो रिवर्स ही नहीं होने वाली हैं। अब इमरान खान भी आके कहेगा ना कि नहीं ये ठीक है, वो लोगों ने फिर भी नहीं मानना है जो कुछ लोग देख चुके हैं अब तक। नहीं, इमरान खान तो आगे देखिए, जो उसको ब्रीफिंग दी जाएगी और जो उसको बताया जाएगा, उसके पास कोई अपना इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं कि जी फौज की इन्वेस्टिगेशन करे या करवा सके। वो तो अपने को ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को बिठा देगा कि यार तुम जरा ठीक काम करना है, इन्होंने जो कुछ किया है वो किया है, अब उसको भुगतते रहेंगे जब तक भुगतना है। तो ये तो बात की बात है। लेकिन ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो अपना काम तो इन्होंने छोड़ दिया है ना। और अब इनका काम कौन करेगा आगे? अब वो फ्रेंडली और फ्रेंड एनिमी, फ्रेंड नहीं, क्या उन्होंने बताया कि जी दोस्त की शक्ल में दुश्मन, दुश्मन की शक्ल में दोस्त। पता नहीं बलूचिस्तान में जाके ये इन्होंने बात की है, मुझे तो समझ ही नहीं आई कौन सा फ्रेंड और कौन सा एनिमी, मैं इन दोनों आपके को मिला दिया उन्होंने आपके सामने इनकी जो है ना जो स्टेटमेंट्स दिए ना वो मैं सामने रख देता हूँ आपके। कहते हैं नाम नेहाद मैंने दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें पाक फौज के सामने शिकस्त होगी।
जहां भी अच्छा, जरूरत कौन है पड़ी। ये तो बताएं, ये नाम नेहाद कौन है सर? नाम निहाद मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को कह रहे होंगे ये बस, और पूरा पाकिस्तान ही दोस्त इनके नुमा, खिलाफ हुआ हुआ है आजकल दोस्त तो। नुमा दुश्मन अव्वल तो बताएं दोस्त कौन है? आजकल इनके दोस्त भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये भी बात ठीक है आपकी। अगर वो दोस्त हैं तो फिर उनको ये दुश्मन समझ रहे हैं, तो फिर चले दुश्मन कौन है वो भी बताने। ये कहते कैसी हैं बातें करते हैं, मतलब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है लोगों को? कहते हैं समझ जहां में भी नहीं आती जरूरत यार। पड़ी दुश्मनों का पीछा करके इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वो जो अभी इन्होंने दुश्मन है, वो जो डी चौक के अंदर लोगों को जी हाँ, जो वो स्नाइपर से दुश्मनों का पीछा उन्होंने किया था, हाँ, ठीक है, स्नाइपर वो तो से किया था 17-17 उनको। साल के बच्चों के सरों के ऊपर गोलियां मारी हैं, फिर उनकी और लाशों को वो गायब किया। इनके नकवी साहब कहते हैं कि जी अगर दोबारा ये आए तो हम दोबारा यही करेंगे। यानी हिम्मत देखें उनकी, सर अकल ये देखें। वो कहते हैं नो। मैं चाहता हूं कि नकवी साहब की जरा जो है ना, ये क्लिप मैं आपके सामने चलाऊं जो इन्होंने आज की, चंद सेकंड की अच्छा, क्लिप है। आपके पास है? चले, वो मैं तो सुना था कि जी वो कह रहे हैं कि दोबारा आएंगे तो दोबारा वही होगा, और ये अल्लाह देखिए। अकबर। क्या जी कॉल आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? मान ले। अल्लाह। उसके बाद उस कहते पे हैं तो ये खैर आगे। भाग गए। जवाब नहीं दिया उन्होंने, नहीं नहीं, खाली उन्होंने अंगूठा वो ठेंगा नीचे ठेंगा दिखाया है ना, ठेंगा दिखाया है। ठेंगा अब मैं दिखा के भाग गए। लेकिन वो उसमें क्या हुआ कि अगर ये दोबारा होगा ये ये प्रोटेस्ट, तो सुनिए, इन्होंने कहा है कि जी हम दोबारा वही करेंगे। ये सुनिए जरा। एहतजाज की कॉल है दोबारा, मैच हो रहा है लाहौर में बहुत बड़ा, और उसी तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी है एक सियासी जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। तो क्या रियासत उनको ऑन बोर्ड लेगी उस एहतजाज की डेट को आगे, या उसको मुंतकिल करके, ताकि एक इंटरनेशनल इवेंट लाहौर में हो रहा है उस दौरान पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर सुन लिया सर, कहते नहीं करेंगे तो फिर वही इशारा दे दिया उन्होंने, डी चौक वाला। नहीं कहेंगे तो फिर वो कट गया, मेरा ख्याल है आपने काट दिया या किसी ने काट नहीं दिया। नहीं सर, नहीं, उन्होंने कहा है नहीं करेंगे तो फिर, उन्होंने वही इशारतन, होगा। हाँ वही होगा, इशारतन हाँ, बात तो की वो है कहे उन्होंने। ना, ठीक है वही होगा, तो फिर चले उसके लिए इंटरनेशनल लोगों को भी बुलवा लेंगे हम सब के जी, आप आगे देखेंगे पहले क्या हुआ था, अब दोबारा रिप्ले हो रहा है, आप भी देख लें आके। हम्म बाकी वो कहते हैं कि यानी मैं ये, अमेरिका का दौरा करके आया हूँ, अच्छे नताइज जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाएंगे जल्दी। अच्छा, पहले बुरे नतीजे आ गए, अब अच्छे आएंगे बाद में। हाँ, वो अभी वो जो चाइनीज एंटी चाइनीज वो जो ग्रुप के साथ मिलके आए हैं, फिर वो वो जी जी जी, वही ना, वजारत मतलब खारजा को उनसे माफिया मांगनी पड़ी है। कुछ सेनेटर वेनेटर से मिले, उन्होंने आके इमरान खान की डिमांड कर दी, फ्री इमरान खान। तो ये पहले बुरे नतीजे थे, अब अच्छे नतीजे बाद में आएंगे। चले, इंतजार करते हैं सर। बाकी सर जो पीटीआई की जो लोग हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी, खान साहब कंटिन्यूअसली, ये मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा उनका बयान आया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। सर आप मुझे ये बताइएगा, जो रेगुलरली लोग पाकिस्तान भेजते हैं पैसे अपनी फैमिलीज़ को, उनको किस तरीके से इसका इस तरीके से एहतजाज को अपने को रिकॉर्ड करवाना चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तानी बाहर, यहाँ हम लोग जो है, हमारे भी, मेरे भी कई जानने वाले हैं जो भेजते हैं, उनकी फैमिलीज हैं वहाँ पे, उनके लोग रहते हैं। वो तो एक तो उनका पीछे खर्चा है कि उनका घर पूरे महीने का इसी पे चलता है। उनके कोई ना नौकरियां हैं उनके पास, ना उनके पास कोई जायदादें हैं, ना कोई इनकम है। तो वो तो, ये इनकी रेमिटेंस आती है तो उनका पूरा महीना चलता है, फिर आखिर में वो फिर शोर मचा रहे होते हैं कि जी और पैसे भेजिए। तो एक तो ये है, ये लोग, इनके तो पैसे आप रोक नहीं सकते। हो सकता है आप 15-20% कम कर दें कि जी अगले महीने तो मैं ज्यादा भेज दूंगा, या कुछ और कर लो, या जो भी कर लो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये परमानेंट तरीके से, ये सिर्फ फर्क उस पर पड़ेगा। ये जरा चेक करने की बात है कि जी एक ये जो पोर्शन है पाकिस्तानी इसका, जो सिर्फ अपनी फैमिलीज को डे टू डे और मंथ टू मंथ लिविंग के लिए भेजते हैं पैसे, तो वो कितने परसेंट है टोटल रेमिटेंस का? यानी $300, $400, $500 के अमाउंट जो आते हैं, वो कितने, और बाकी जो आते हैं कुछ लाख 2 लाख के जी आप ये फलाना घर खरीद लें, या फलाना 2 करोड़ 3 लाख का आ गया कि जी ये खरीद लें, वो कितने परसेंट आते हैं, और उनमें कितना फर्क पड़ा? उनमें फर्क पड़ेगा। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अभी नहीं भेजेगा पैसे, ये तो जाहिर है, हम्म क्योंकि वो तो उसके अपने पैसे जब मर्जी भेजे, खरीदना होगा जब खरीद लेगा।
इसी तरह कोई जमीनें नहीं खरीदेगा, कोई ये डीएचए में नहीं जाएगा, कोई बहरिया में नहीं जाएगा, तो ये वाले पैसे तो रुक जाएंगे। डे टू डे वाले पैसे आप नहीं रोक सकते, और रोकेंगे भी तो अगर 50% भी आपने कम कर दिया तो वो वैसे ही एक थोड़ा सा हिस्सा बनते हैं रेमिटेंसेस का। और एक्चुअल कितने परसेंट बनते हैं ये आपको इकोनॉमिक वहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हुए कोई रिपोर्टर्स निकाल के बताएंगे कि जी पोर्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट वालों का कितना है, बड़े रेमिटेंसेस का कितना है, और छोटी वालों का कितना है। उसमें कम नहीं होगा, इनमें कम होगा, फिर भी 10-15% तो कमी आएगी टोटल में, ये तो खैर श्योर। सर, जो थे ना वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो जो है ना डीएचए के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते होते, जब भी उन्होंने कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करनी होती थी या कोई प्लॉट वगैरह बाय करना होता तो वो सीधे जाके जो है ना डीएचए में कर लेते, क्योंकि जो बिल्कुल। है ना उनका प्रोसेस उन्होंने बड़ा स्विफ्ट बनाया हुआ है, इजीली आपको जो है ना वहाँ पे हो जाता था। उसके ऊपर तो कंप्लीटली उन्होंने उसको, टप्पा है, बिल्कुल उधर बंद तो है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। और उसके ऑब्वियसली जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो हमें नहीं पता है, क्योंकि ना वो हमारी हुकूमत को पता चलता है ना किसी को पता चलता है। आर्मी सिर्फ वही नंबर रिलीज करती है जो कि उन्होंने दिखाने होते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं पता है कि उनके कितना। फेवर में होते हैं। मैं इस पे जी। एक कमेंट कर दूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रियाज मलिक साहब का केस हुआ है और जो उन्होंने लॉन्च किया है बैरियर टाउन दुबई में, उसके खिलाफ जो ये बैरियर जो डीएचए और आर्मी वाले और वो पीछे लगे, उसकी मेन वजह मुझे एक साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी मेन वजह यह है कि जी लाहौर में ही एक बैरियर टाउन और एक और उसके दरमियान डीएचए का एक नया बहुत बड़ा वो बन रहा है, और उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। उसमें सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो भाग गए, वो सारे के सारे चले गए दुबई। उन्होंने कहा जी दुबई में बन रहा है, तो इनको जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई है वो ये नहीं है कि जी वो, और इन्होंने जो ये जो बयान दिया था फौज ने, स्टूपिड तरीन बयान दिया था कि जी अगर पाकिस्तान से कोई बैरियर टाउन में दुबई में लगाएगा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। और कैसे आप ये कह सकते हो? उसके पास अगर जेन्युइन पैसे है, जेन्युइन पैसे, आपके फौजी जो हैं वो 90% तो आपके फौजी फंस जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। 95%, 90% जितने फौजी जो हैं, जो अपना पैसा वैसा अब उनको जो मिला है, उन्होंने अभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। वो डीएचए पाकिस्तान में नहीं कर रहे, वो दुबई बैरियर टाउन में कर रहे हैं। उनको अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर देंगे तो आपके बंदे तो फंस जाएंगे सारे। ये कैसा, किस किस्म के बेवकूफ लोग हैं? असल वजह यही है। और मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने मलिक रियाज का नाम आ गया तो उसके खिलाफ जो ये शुरू किया हुआ है, इनको भागना पड़ेगा जूते छोड़ के, अपनी वो क्या कहते हैं, धोतिये छोड़ के भागना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते इसके खिलाफ, उसके पास इतना बयान है। मुझे बल्कि उसके एक दोस्त ने जो उनके साथ काम करते हैं, मुझे कल उन्होंने बताया कि जी ये कभी हो ही नहीं सकता, ये भाग जाएंगे, ये खड़े ही नहीं हो सकते, ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये लैब वाले कुछ नहीं कर सकते उसका। सर, तो बहरहाल चले। ये कितना कितना मैसिव प्रोजेक्ट है ये जो दुबई में मलिक रियाज ने। सर देखें, दुबई का अगर आपको अंदाजा है ना, तो दुबई में एक एक बिल्डिंग जो वहां बड़े बड़े टावर बनते हैं ना, वो 5-5, 6-6 बिलियन डॉलर, 7-7 बिलियन डॉलर से कम का कोई नहीं होता आजकल। क्योंकि कॉस्ट भी वहां ज्यादा है, मशीनरी भी ज्यादा है, बायर भी उसी लेवल के हैं, अमेरिका से, दुनिया भर से। जितने ये लड़ाइयां आपकी मिडिल ईस्ट में होती है, इराक से जब शुरू हुई थी और सारे मुल्क तबाह हो गए, सारा पैसा आके दुबई आया। इसीलिए तो वो हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ओवर यानी वो बनाते हैं, क्योंकि पैसे बहुत हैं और लोग फिर आके खर्च करते हैं। और कभी भी उन्होंने किसी इन्वेस्टर को वहां से निकाला नहीं है। ये मलिक रियाज को कह रहे हैं कि निकाल लेंगे, वहां से लेके आएंगे, इनका बाप भी नहीं निकाल सकता। सही है। तो कम से कम 5-6-10 बिलियन का प्रोजेक्ट तो है ही वो। सर मैं आपको बताऊं कि, और ये क्या वहां पे ये भी नहीं पता, अभी ये कंफर्म नहीं कि वो बिल्डिंग बना रही हैं या कि सोसाइटी बना रहे हैं उधर, ये कुछ आइडिया है आपको? वो जो भी हो, मगर वो उनके वहां पे तो जमीन बहुत कम है ना, तो टावर्स बनाते हैं ना, ऊंचे ऊंचे 50-100 मंजिला, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और हम्म। उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं, और वो जितने सारे हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो वो यही बनाएंगे, एक टावर बना लिया, दो बना लिए, उसमें भी कुछ 300-400-500 अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, और बना लेंगे। तो ये वहां तो बनते ही
वर्टिकल है ना, वहां से सारी डेवलपमेंट वर्टिकल है। हम्म। तो वहां तो जमीनें है नहीं कि जी आप फार्म हाउस बना ले, घोड़े चलाएं, ये ले, वहां ये नहीं होता। सर वो उन्होंने मलिक मलिक दुबई के शेख दुबई के शेख घोड़े चलाने के लिए रहीम या खान आते हैं। सर मलिक रियाज साहब के बारे में आप जो भी कुछ कहें, उन्होंने जो जितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी रेपुटेशन तो बिल्ड की हुई है, और उनके बहुत बिल्कुल। सारे इन्वेस्टर्स के साथ लिंक्स भी हैं। और पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली भी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि पाकिस्तान में अरबपति हैं, वो पाकिस्तान से पैसा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये जब तक ये फैसिस्ट रिजीम बैठी हुई है ना, वो तो नुकसान में ही जा रहे हैं ना। आप माइन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने प्लॉट लिया था 5 मरले का, ठीक है, आज से कोई 6-7 साल पहले। तो उसकी प्राइस डबल हो गई थी, लेकिन अब हुआ क्या कि डॉलर की प्राइस नीचे गिर गई, तो मैं फिर जिस प्राइस पे मैंने लिया था ना, उससे भी वो नीचे आ गया। अब वो ओए, 50% यही उससे भी होता नीचे है। आ गए। यानी कि मेरे तो पैसे डूब गए ना सारे, वो बेसिकली मैंने वही पैसे जी इधर कनाडा में इन्वेस्ट किए हुए होते तो वो आज 4-5 टाइम्स हुए हुए होते। हम लोगों ने किस लिए बिल्कुल। किए कि यार किसी तरीके से चलो यार पाकिस्तान को कुछ कोई तरीके से फायदा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जनरल हजरात हैं, जो एक एक बंदा बैठा हुआ है, बाजवा की बीवी के अकाउंट से 12 अरब रुपए निकला है। एक अकाउंट जी से जी 12 जी अरब जी। रुपए निकला है, तो आप इमेजिन करें जो पब्लिक की हुई चीज में से 12 अरब निकला हुआ है, बाकी उन्होंने पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ खिसकाए होंगे। और ये तो चोरी के है ना, इन्होंने कौन से इन्वेस्टमेंट किए या बिजनेस किए यार, ये तो सिर्फ इधर उधर से किकबैक और ये वो इसी के पैसे होंगे और क्या है बस। बाकी खैर यानी जो कि भी हम हो। जैसे लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर आके जो है ना पैसा थोड़ा सा कमाते हैं, जमा जुमा करके लगाने की कोशिश करते हैं, जी हाँ जी ये हाँ। ये उठा के जो है पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाहीन साहब। चलो जी, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे। ओके जी, खुदा हाफिज। शुक्रिया।